अच्छा जी, अब हमने लास्ट लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन किया था कि क्या है हमारे पास फिजिक्स साइंस क्यों ज़रूरी है। ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें अब हम बाकायदा से अपना मैं स्टडी करना शुरू करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। आज हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें ये क्या चीज़ है। तो ये हम बुक की ही टर्म में समझना शुरू करते हैं। मैं इंस्टेड के खुद आपको समझाऊं तो वो आपको जो वर्डिंग नहीं मिले वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन यह है कि उसमें ज़्यादा इम्प्रूव वो वर्डिंग होगी जो बुक की है, ताकि आपको साथ में कंटेंट याद भी हो जाए। तो जो कंटेंट आपको याद होगा वही आप इसी तरह से पेपर में लिखेंगे भी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास क्या चीज़ें हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये आपके पास ऐसी क्वांटिटीज, पहली इनकी मतलब है कि इसमें पहली जो बात वो करता है कि द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। तो यानी कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट इसने दे दी है कि आपकी जो फिजिक्स की बुनियाद है वही फंडामेंटली जो है वो आपके पास किस पर है, फिजिकल क्वांटिटीज पर है। इसके बगैर आप यानी कि आप एक बड़ा आर्किटेक्चर, हमने इसको हमने आर्किटेक्चर तो कह दिया हुआ है ना कि हम एक आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो इस पूरे जो आर्किटेक्चर की स्टडी की बुनियाद है वो हमारे पास फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स जो है वो किस पे लाई करती है, फिजिकल क्वांटिटीज पे लाई करती है। तो ये एक आपने स्टेटमेंट अपने जहन में बैठा लें कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दी फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, के फिजिक्स की जो है ये फाउंडेशन है। अच्छा, इन इस फाउंडेशन से क्या होता क्या है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, इस इन्हीं की वजह से तो हम वो कवानीन बयान करते हैं जो फिजिक्स के हैं। और ये फिजिक्स के जो लॉज हैं वो किस चीज़ के लॉज हैं, यानी हमने ये पहले डिस्कस किया है कि फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो हमारे पास असल में तो उस नेचर के लॉज हैं जिनको हमने डिस्कवर किया हुआ होता है और हम उसको फिजिक्स का लॉ बोल देते हैं। ये हमने नहीं बनाया होता, ये पहले से डिजाइंड है नेचर इसी इन्हीं लॉज के मुताबिक, लेकिन हमने उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग में ऐड करना हमारा जो है ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो ये उन लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अभी आगे आप इसको जब यूज करेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। अब जो है वो इसकी एग्जांपल दे रहा है कि ये क्या चीज़ है। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, वो कहते हैं इनको एक्यूरेटली मेजर करना ज़रूरी है या करना चाहिए। तो अब एक्यूरेट हैव टू मेजर क्वांटिटेटिव, इसके बाद वो कहता है कि मास इसकी एग्जांपल है अमंग दीज मास, लेंथ, टाइम। यानी मास आपके पास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारी चीजें आपके पास इसकी। इसके बाद वेलोसिटी के बाद फोर्स है, फोर्स के बाद डेंसिटी है, डेंसिटी के बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसने आपको बता दी हैं कि ये आपके पास जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मैं जो है ना इसकी आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत बुनियादी बात बताता हूँ आपको कि अगर आपने नेचर को डिस्कवर करना है तो एक बड़ा छोटा सा बच्चा है जो कि अभी उसने चलना भी शुरू नहीं किया, बस उसके हाथों में इतनी जान आई है कि वो अपने हाथ जो है वो हिलाते हुए किसी चीज को ग्रैब कर सके, किसी चीज को पकड़ सके। तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, उसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको, या इससे भी पहले की बात कर लेते हैं कि जब वो आदमी नहीं हिला सकता, वो सिर्फ बच्चा लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, वो सिर्फ चीजों को देख सकता है और वो ये नोटिस करता है चीजों के अंदर मूवमेंट है या नहीं है, चीजें रुकी हुई हैं, साकन है, ये चीजें मूव कर रही हैं। और आपने नोटिस किया होगा ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो मूव करती हुई चीजों से खुश होते हैं, वो उन्हें मजा आता है कि ये बड़ी चीज। आजकल तो अमूमन लोग जो है वो टीवी के सामने बच्चों को बिठा देते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो उन्हें मूवमेंट करने वाली चीजों से बड़ा लगाव होता है छोटे बच्चों को। वो अभी उनकी सेंसेस तो डेवलप ही नहीं हुई होती, बड़ी बेसिक होती हैं उनकी सेंस। उन्होंने अभी उनके अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना होता है जिसमें लैंग्वेज है, उनकी लर्निंग है, उनकी वॉकिंग एबिलिटी है, ये सारी चीजें इंस्टॉल होनी है अभी उनमें। लेकिन ये है कि अभी उनकी पहली ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ये होती है कि चीजें रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन जब वो इस काबिल होता है कि वो कोई चीज को ग्रैब कर सके, पकड़ सके, तो वो किसी चीज को क्या करता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको साथ में दिखा भी देता हूँ कि वो क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी मास को वो क्या करता है, वो ग्रैब करता है। अब अमूमन हम लोग उसे छंछना सा या वो झुंझना सा टाइप जो चीज है वो पकड़ा देते हैं,
बच्चों को कि ये लो जी आप इसको बजा के खुश हो जाओ। तो दूसरी चीज जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता है या नहीं मूव करता, या उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो रेस्ट के बाद उसने उसमें मोशन लानी है। अब उसके बाद उसे ये पता लग जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट का वो इजी टू मूव है या हार्डर टू मूव है, यानी उसको वो जल्दी से मूव कर सके या मुश्किल से मूव कर सके। अच्छा, वो उसको देखेगा कि ये इजी टू मूव है या हार्डर टू मूव है, तो वो उससे उसको उसके मास की सेंस, उसके वेट की या उसके मास की क्वांटिटी की सेंस उसके जहन में डेवलप हो जाएगी। इवन तो उसने अभी लिखी नहीं है, उसने अभी किसी पेज पे उसको नोट नहीं किया कि मास कोई थिंग है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसने एक्सपीरियंस जो चीज की है वो मास ही है। उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करेगा तो वो देखेगा कि वो उसने जब उसकी पोजीशन चेंज की उस मास की, यानी वो उसने लेफ्ट टू राइट मूव किया, राइट टू लेफ्ट मूव किया, तो उसकी जो पोजीशन चेंज हुई है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव की है, और हाउ फार कितना ज्यादा मूव की है, ये उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ये भी उसके सेंस में आएगी कि मूव मैंने कर लिया, इतना मूव किया। अच्छा, इसके बाद आएगा कि कितनी जल्दी, बाद रहा बच्चा जो है ना खुश होकर बहुत तेजी से उसको मूव करता है वो, उससे ये भी सेंस है टाइम की कि वो तेज मूव कर रहा है या आहिस्ता मूव कर रहा है। यानी ये ऐसे बच्चे की बात हो रही है जिसको और दुनिया में कुछ भी नहीं पता। अगर आप भी किसी चीज को ऑब्जर्व करें तो आप भी क्या करेंगे कि किसी चीज को, अगर कोई नई चीज है, अनहोनी चीज है, आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। देन आप ऑब्जर्व करेंगे इसका, उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, ये भारी है या लाइटर है। देन आप उसको देखेंगे कि वो इजी टू मूव है, या फिर अगर आप उसे मूव कर पाए तो आप देखेंगे कि आपने उसे कितना दूर मूव कराया है और कितना उसको जल्दी मूव कराया है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बेसिक क्वांटिटीज है, इनकी सेंस तो पहले ही डेवलप हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ इनको डिटरमाइन करना है, इसको लिखना बाकी रह गया। ये नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं असल में। तो इसी के साथ साथ अभी देखें, जब उसने वो मैंने झुंझुने की मिसाल दी थी, या वो एक उसे मूव करें तो साउंड पैदा होती है, तो इसी तरह से साउंड की जो इंटेंसिटी है वो भी उस बच्चे के लिए एक मेजरमेंट है। उसको ये अंदाजा होगा कि अब ज्यादा साउंड आ रही है, कम, जब ज्यादा आएगी तो खुश ज्यादा हो जाएगा कि ये ज्यादा आ रही है। तो इसके बाद आपके पास और बहुत सी चीज क्वांटिटीज हैं, जो बहुत सारी क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज जो है इसमें डिस्कस होंगी। ये मैंने एग्जांपल दे दी। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अच्छा, ये टू कैटेगरीज में डिवाइड जरूर की जाती हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड थिंग भी ऐड होगी अभी आगे जाके, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल की वजह से ऐड होती है। तो उसमें ये वैसे जर्नली हम बेस क्वांटिटीज को दो में ही डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये दो में डिवाइड होती हैं। लेकिन आगे एक हमारा सिस्टम है जिसमें हमने बकायदा ये सारी समराइज की हुई है, तो उसमें तीन में डिवाइड होती हैं। खैर अभी इन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज आपने याद रखनी है, बेस क्वांटिटीज और इसके बाद आपकी ये ड्राइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटी आपके पास क्या चीज है, ड्राइव क्वांटिटी क्या चीज है, साथ ही इसकी डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, इसमें ये भी डिफाइन किया गया कि बेस क्वांटिटी कैसे नहीं डिफाइन करनी। देखिए, बेस क्वांटिटी आर नॉट डिफाइंड द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये बड़ी खास बात इसने बताई है कि बेस क्वांटिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये मैं इंशाल्लाह इससे आगे जाके आपको बताऊंगा, बकायदा मैं आपको उसमें पॉइंट आउट भी करूंगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है और नॉन फिजिकल क्या होती है। हमारे जो फिजिक्स में हम जिनको मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज है, और जिनको फिजिक्स के सब्जेक्ट में मेजर ही ना कर सकें, वो हमारे फिजिक्स से बियॉन्ड हो, तो वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। बायोलॉजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटीज है, जैसे कि इमोशंस हैं। किसी बच्चे को किसी चीज पे गुस्सा आता है तो वो एंगर उसका जो है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, वो मेजर नहीं हो सकती। किसी बच्चे को किसी से अटैचमेंट है, उसके पेरेंट्स से उसको अटैचमेंट है, तो वो उसके जो पेरेंट्स के लिए उसकी अटैचमेंट है वो उसकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कितनी है। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की मैंने एक रफ सी एग्जांपल दे दी आपको। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ आते हैं अब हम। इसमें फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। बेस और ड्राइव के बाद बेस क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो बुनियादी क्वांटिटी हो, जिसकी बेस पे, अब मैं ये वाज़ह कर रहा हूँ कि फंडामेंटल क्या है। जो आपने मास एक्सपीरियंस किया वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जो आपने लेंथ को एक्सपीरियंस किया वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जो टाइम इन आपने एक्सपीरियंस किया वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी। जहां पे क्वांटिटी ऐसी आएगी जिसका नाम होता है चार्ज, वो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट चार्ज इज नॉट अ बेस क्वांटिटी।
ये जो वर्ड है ये आपने ज़हन में रख लें कि चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। ये अब आगे जाके जब मैं आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूंगा तो वो आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। फिजिक बेस क्वांटिटी आर नॉट डिफाइंड द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिक क्वांटिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। द बेस क्वांटिटी आर द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिक क्वांटिटीज। अब बेस क्या है, बेस क्वांटिटीज क्या है? बेस क्वांटिटी आर द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी आपके पास मिनिमम नंबर है फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मिनिमम नंबर है। कैसा मिनिमम नंबर है? इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। ये हमारे पास एक ऐसा मिनिमम नंबर है जो कि आपके पास जिसकी टर्म में आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन तो खैर इसमें मतलब उसी क्वांटिटी की उसमें होगी तो फिर दूसरी नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती है। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मोस्टली आप जो इसको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करते हैं। तो ये जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इनकी टर्म्स में बनेंगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एरिया, एरिया जो है वो दो लेंथ यानी उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से आप बनता है। तो लेंथ और विड्थ जो है वो कंबाइन होकर बनेगी, तो एरिया इज अ नॉट अ बेस क्वांटिटी, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी। यानी जो एक क्वांटिटी जिसकी बेस पे अदर क्वांटिटीज डिफाइन होती हों और जिसकी जो खुद किसी क्वांटिटी का मल्टीपल ना हो, खुद वो सिंगल जो है क्वांटिटी हो, वो आपके पास क्या होती है? बेस क्वांटिटी होती है। तो बेस क्वांटिटीज आर दी quantities with minimum number of those physical quantities in terms of which other physical quantities are to be defined। ये आप जो है वो डेफिनेशन ध्यान में रख लें, इसको याद कर लें कि ये, और एज इट इज आपने इसको याद भी करना है और इसको रट्टा भी लगाना है। रट्टा लगाना है ये आप समझ गए हैं तो समझ लें, और इसको इसी तरह लिखना है। और मैं ये चाहूंगा कि आप बुक वर्डिंग के अलावा अपने सिलेबस पेपर में कुछ भी इजाफी जो है वो अपनी वर्डिंग में किसी डेफिनेशन में ऐड ना करें। डेफिनेशन जो है ना वो एज इट इज बुक वर्डिंग, वहाँ एक्सप्लेनेशन में आप अपनी बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। तो जो बुक वर्डिंग है उसको जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपने अपने बेटर मार्क्स के लिए। तो टिपिकल एग्जांपल्स, अब डिफाइन हो गई क्वांटिटी, ये ऊपर वाला पोर्शन डेफिनेशन था, नीचे है हमारे पास एग्जांपल। टिपिकल एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी आर द लेंथ। जो इसकी एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास एंड टाइम, ये मैंने आपको समझा भी दिया आपके लेंथ, मास और टाइम कैसे इसकी एग्जांपल है और ये कैसे बेस क्वांटिटी है, इससे मास है और लेंथ और टाइम। अब इसका यूनिट डेवलप करना जरूरी है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेंस तो आ गई मास की, टाइम की और आपके पास लेंथ की। मास टाइम एंड लेंथ की सेंस तो आपके पास आ गई। अब इसका यूनिट तो नहीं डिस्कस हुआ, यूनिट कैसे डेवलप होता है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि यूनिट कैसे बनाया जाता है या यूनिट क्या होता है, या यूनिट जो है वो आपके पास किस तरह से इलेबोरेट करते हैं या किस तरह से फॉर्म करते हैं, पूरे स्टेप दिए गए हैं। द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप। बेस क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो 2 स्टेप्स पे जो है वो इन्वॉल्व करती है। ये 2 स्टेप आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। और ये एक अनदर क्वेश्चन है, यानी पहला जो क्वेश्चन था वो आपने पिछले सिलेबस में पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये आ गया आपके पास कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। और चौथा क्वेश्चन था बेस क्वांटिटीज कैसे डिफाइन नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल बयान कर दें। ये आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल बता दी। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर दी स्टेप्स या व्हाट इज द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी को आपने करने के लिए कौन से स्टेप या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, ये आपके पास जो है वो स्टेप है। तो ये आपके प्रोसीजर आप दिया गया है, ये प्रोसीजर आपने समझना भी है, उसको याद भी रखना है। फर्स्ट द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। पहला क्या किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। अच्छा, जब पहले ये होता था ना, जब सबसे पहले जो है वेट डिफाइन हुआ या किलोग्राम या मास डिफाइन हुआ या टाइम डिफाइन हुआ, तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड बनाया गया ना, जो अभी मतलब मैं अभी रिसेंट की मिसाल देता हूँ, मैं एंशिएंट ग्रीक्स की या रोमन एम्पायर्स की मिसाल नहीं देता, मैं ये इसी सेंचुरी के आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेंचुरी के स्टार्ट में जो है आपके पास है, यानी इससे प्रीवियस सेंचुरी जो 100 ईयर है इनकी मिसाल दूँ तो ब्रिटेन एम्पायर था। ब्रिटेन एम्पायर ने सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट की और या बाकायदा तौर पे उन्होंने ये जो है क्वांटिटीज को डील किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनका एम्पायर था ना, जो उनका किंग था उनके एम्पायर का, उस किंग ने कहा कि उसके जो पाँव की जो डायमेंशन है ना, यानी पाँव की जो उसकी लेंथ है,
उसके हिसाब से चीजों को मेजर करते हैं। यानी उसने एक, अगर फर्ज करो वो किसी रूम में गया तो उसने अपना पाँव रखा, उससे आगे उसने उस पाँव के आगे बिल्कुल जोड़ के दूसरा स्टेप रखा, उसके साथ बिल्कुल जोड़ के तीसरा स्टेप रखा, और वो टोटल अगर कमरा 13 स्टेप में खत्म हुआ तो उसने कहा जी ये 13 फुट जो है ना मेरा रूम है। तो ये जो 13 फुट है, ये उसने जो डिफाइन किया था, ये उसके पास 1 फुट जो है था वो क्या था, उसने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया था। और इसके बाद जो उसका मल्टीपल था, ये प्रोसीजर था कि उससे आगे वो चलता जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ, मसाल फूड को इग्नोर करके अभी की बात करते हैं। तो ये मेरे पास एक लाइन है जिसको मैंने कहा है कि ये मेरे पास 1 मीटर लाइन है। अगर ये जो मैंने डिसाइड कर लिया कि इतनी जो लेंथ है ना इसको मैंने 1 मीटर कहना है, और इस साइज की मैं कोई स्टिक जो है ना वो काट लेता हूँ, या मैं इस साइज का कोई रॉड लोहे का रख लेता हूँ, और मेरे पास अब जो है ना इस वक्त कोई लंबा सा जो है ना वो एरिया जो कि जिसको मैंने मेजर करना है, तो मैं यहाँ पे वो एरिया बना लेता हूँ कि यहाँ से लेके मैंने इस थ्रू आउट जो है ना ये आगे तक एंड तक ये एक पाथ है, इसको मेजर करना है। तो ये जो पाथ है इसको मैंने जब मेजर करना है तो मैंने एक सैंपल पहले बना लिया है कि ये मेरे पास रेड कलर में जो मैंने बनाया ये 1 मीटर है, इसको मैं 1 मीटर कह लेता हूँ, ये 1 मीटर के बराबर है, ये मेरा जो है जो वो यूनिट हो गया। अब जो 1 मीटर मैंने डिसाइड कर दिया है, इसमें अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके हिसाब से अपनी जो लेंथ है वो ये तकरीबन इसी जितना यहाँ पे रखूंगा, इस जगह पे मैं रख के इधर तक मेजर करूंगा कि ये जी ये मेरा 1 मीटर फुट आ गया। अब मैं इस फुट को उठाऊंगा यहाँ से और दोबारा रखूंगा, तो यहाँ तक इधर रखूंगा तो ये मुझे पता लग जाएगा ये 2 मीटर हो गया। फिर से यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ रखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा अब ये 3 मीटर हो गया। फिर मैं यहाँ से उठाऊंगा यहाँ पे रखूंगा तो ये 4 मीटर हो गया। इसी तरह यहाँ पे आऊंगा तो ये 5 मीटर हो गया, इसके बाद यहाँ पे आऊंगा तो ये 6 मीटर हो गया, इधर आऊंगा तो ये 7 मीटर हो गया, और इधर आके मेरे पास ये 8 मीटर हो गया। तो मेरे पास ये 8 मीटर जो है वो बन गया है। तो जो 8 मीटर जो मेरे पास क्वांटिटी बनी है, ये मेरे पास जो है वो क्या है, ये क्वांटिटी 8 मीटर जो है वो आपके पास इस टोटल पाथ की लेंथ है। और जो मैंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया है वो मेरे पास 1 मीटर है। तो 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड, ये हमने डिटरमाइन कर लिया, और 8 मीटर इज द मेजरमेंट। और ये जो मेथड मैंने सारा आपको प्रैक्टिस करके बताया, दैट इज द second thing, the establishment of procedure for the comparing a quantity to be measured। देखें, the first is the choice of standard, पहला आपने क्या किया, स्टैंडर्ड चूज कर लिया। the second is the second जो आपके पास क्या काम है, establishment of procedure for the comparing। जो establishment की, किस चीज की establishment की, प्रोसीजर की। आपने प्रोसीजर बना लिया फॉर कंपेयरिंग, किस मकसद के लिए, कंपेयर करने के लिए, दी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए जो कि आपने मेजर करनी थी। तो मैंने आपको बताया ना कि आपने कैसे कंपेयर किया। आपने क्या किया, एक मीटर को 8 टाइम्स कंपेयर किया है इस क्वांटिटी के साथ कि ये अगर 8 दफा मैं रखूंगा तो ये जो है वो मेरे पास जो है 1 मीटर की इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास प्रोसीजर था। तो आपने जो क्वांटिटी मेजर की, ये पाथ था, कोई रास्ता था जिसको मेजर किया, या कोई गली का चौड़ाई थी उसको मेजर कर लिया आपने, टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड के साथ जो आपने मेजर किया, टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। और इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज डिजाइन होंगी। अब आपके पास क्या है कि सो डेट द नंबर एंड द यूनिट डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। इस तरह से आपके पास नंबर और यूनिट मिल के, अच्छा यहाँ पे यूनिट का डिस्कस ही नहीं किया कि यूनिट क्या चीज है। यहाँ पे यूनिट, ये आपको समझ आया यूनिट क्या चीज है? नहीं। यहाँ पे उसे यूनिट को डिटरमाइन नहीं किया ना। जी जी। लेकिन इसके बारे में अगर आप इसको जरा स्टेटमेंट को देखें कि यूनिट, द नंबर एंड अ यूनिट, 2 स्टेप उसने किए हैं। तो अब क्या हम यूनिट किस चीज को कह सकते हैं? सर इसमें दी फर्स्ट यूनिट चॉइस सर इज ऐसे कि जैसे हम अगर वाटर या लिक्विड को करेंगे, जी जी, अगर किसी लिक्विड को कैलकुलेट करेंगे तो वो लीटर में करेंगे, और सॉलिड के लिए मैस के लिए केजी वगैरह, इस तरह यूनिट जो है। नहीं, ये हमने लेंथ के हिसाब से अभी इस एग्जांपल को डिस्कस किया ना। लेंथ में हमने इस प्रोसीजर में किस चीज को यूनिट डिफाइन किया? सर स्टैंडर्ड। इसके अंदर सर द फर्स्ट मीटर इज होगा। द चूज ऑफ अ स्टैंडर्ड। आपने पहला जो काम किया कि स्टैंडर्ड चूज किया है। जैसे आपने कहा कि पानी के लिए हम लीटर को स्टैंडर्ड चूज करते हैं, जी और आपने वेट के लिए कह लें तो या आप मास के लिए कहें तो किलोग्राम को स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया है? मीटर।
मीटर, 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड हेयर। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो ही यूनिट होता है। A unit is a standard relative to which measurements are to be taken। ये आपके पास जो यूनिट को डिफाइन करता है। A standard which is of which we fix a quantity and when we measure relative to it, वो हमारे पास क्या चीज हो जाती है? क्यों उमर, आपको समझ आ गया अब ये क्या पॉइंट डिस्कस हो रहा था? जी सर। यूनिट हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है उसको कहा जाता है। अब हम जी आगे सर। चलते हैं। ड्राइव क्वांटिटी और दोज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये ड्राइव्ड की यहाँ पे एग्जांपल वो डेफिनेशन दी गई है। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी हैं जो कि ड्राइव की जाती हैं फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी से। यहाँ पे अदर फिजिकल क्वांटिटीज में कह रहा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये आपके पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो ये आपके पास आर यूजुअली व्यूड एज ड्राइव क्वांटिटीज, या अमूमन जो है ना ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है फोर्स जो है वो ड्राइव क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक जो है हमारा इसकी एग्जांपल भी होगी, ड्राइव क्वांटिटी की भी समझ आ गई। नेक्स्ट ये भी आपको जो है समझ आ गया कि ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ को कहा जाता है, ये और टाइम टेकन किस तरह से मेजर किया जाता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे आ जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास क्या चीज़ है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये आपके पास 1960 में, ये डेट आपने याद रखनी है। आपके सिलेबस में जितनी भी डेट्स आती हैं ये डेट आर बाउंड टू बी मेमोराइज्ड। आपने डेट्स को साथ साथ जितनी भी डेट आएगी उसको क्या करना है? मेमोराइज करना है, ज़हन में बिठा लेना है कि ये डेट हमारी बुक में डिस्कस हुई थी, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। ये मोस्टली जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं उनमें ये डेट वगैरह पूछ ली जाती है। इसके अलावा साइंटिस्ट नेम पूछ लिए जाते हैं। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। यानी 1960 में इंटरनेशनल कमेटी एक बैठी थी और उस कमेटी ने डिसाइड किया कि ये, अच्छा ये कमेटी में क्या हुआ कि 1960 से पहले जो है ना, ये इससे पहले ही वैसे फूड स्टैंडर्डाइज हो गया था, लेकिन इससे पहले की एक जो आपको मैं स्टोरी बता दूं कि जब 1960 से पहले की बात है, ब्रिटेन क्या करते थे, नया किंग आता था ना तो हर किंग अपने पाँव का साइज वो चेंज कर लेता था। तो पाँव का साइज चेंज हो जाता था तो यूनिट चेंज हो जाता था, यानी स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाता था। तो अब हर बार ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती थी कि यार ये अभी इस वक्त फुट साइज छोटा हो गया, फुट बड़ा हो गया, फुट छोटा हो गया, बड़ा हो गया। फिर 10 फुट जो है वो पहले जितना होता था, वो नए किंग का साइज पाँव अगर छोटा है तो वो फुट जो है वो 10 फुट जो है वो बढ़ जाती थी जगह, क्योंकि वो ज्यादा मेजर होता था, वो 11-12 फुट हो जाता था। तो ये मसला था। फिर इन्होंने उसके अलावा फिर इंटरनेशनल ट्रेड्स के दौरान उन्होंने तो फुट को फिक्स कर दिया है कि उनका जो 4-5 किंग आया उसने कहा बस ठीक है, मेरे पाँव का ही साइज हमेशा चलेगा। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल कमेटी थी उसमें ये मसला था कि किसी कंट्री ने फुट बनाया हुआ है, किसी कंट्री ने मीटर बनाया हुआ है, किसी ने फॉरलॉन्ग बनाया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के यूनिट बनाए हुए अपने अपने। तो वो ये तो लेंथ की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसी तरह वेट में था, इसी तरह मतलब ये सारे जो इतनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका हर किसी के अपना अपना जो है वो यूनिट बना हुआ था। तो फिर 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई कि हमारी जो साइंटिफिक सोसाइटी है वो और ट्रेड सोसाइटी दोनों जो है वो एक ही जैसे यूनिट यूज करें, और उन यूनिट्स को नाम दिया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनका नाम है। और उन्होंने हर अच्छा यूनिट जो था वो ले लिया, और जितने भी अच्छे यूनिट थे उनको उन्होंने अपने पास ऐड करने के साथ जो है वो उसको ये कह दिया कि ये हमारे पास यूनिट जो है जितने भी अच्छे यूनिट हैं उनको सारों को समराइज करके एक अच्छा सिस्टम बना दिया कि आज से ये ऑनवर्ड यूनिट यूज होंगे। तो 1960 में एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन द सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। सेट ऑफ डेफिनेशन, ये दो काम किए थे, एक डेफिनेशन दी थी उनकी जो डिफाइन कैसे होंगे, और स्टैंडर्ड दिए थे। तो डेफिनेशन और स्टैंडर्ड दोनों प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड भी डिफाइन कर दिया और डेफिनेशन भी डिफाइन कर दी। किस चीज की? फिजिकल क्वांटिटीज की। द सिस्टम एस्टैब्लिश इज कॉल्ड इंटर सिस्टम इंटरनेशनल, उसको सिस्टम इंटरनेशनल कहा गया था। इसे सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ क्वांटिटीज भी कहा जाता है, और मेजरमेंट भी कहा जाता है, और यूनिट्स भी कहा जाता है। ये यूनिट के लिए डिस्कस होगा तो यूनिट हो जाएगा, क्वांटिटीज के लिए क्वांटिटी हो जाएगा। ये आप कन्वेंशन है बेसिक, उसका वर्ड जो है एसआई यूज होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस, ये क्यों, इसकी बेनिफिट क्या है? अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये जो पैराग्राफ है इसे डील करता है, द सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस।
सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस जो है ये हमारी इसका बेनिफिट है, विद विच यूनिट्स इन दिस सिस्टम कैन बी अर्थमेटिकली मैनिपुलेटेड। अच्छा, मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये वो वाला मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस को करना ही मैनिपुलेशन कहता है कि आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और उनको ज़्यादा कन्वीनियंट बना लें, वो उसको कहते हैं कि मैथमेटिकली उसकी मैनिपुलेशन हुई है। तो ये आपके पास जो है मैथमेटिकली आपके पास मैनिपुलेशंस आ गया। अब इसके बाद आया द विच ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस विद विच सिस्टम कैन बी अर्थमेटिकली मैनिपुलेशन। अच्छा, ये एक है सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस, दूसरी बात है मैथमेटिकल मतलब ये सिंप्लिसिटी कन्वीनियंस कंबाइन एक ही चीज है। दूसरी बात है अर्थमेटिक मैनिपुलेशन, यानी उसकी कैलकुलेशन आसान करना। इसमें मैनिपुलेट वो वाला मैनिपुलेट नहीं है जो इंसान दूसरे इंसानों को करते हैं अपने फायदे के लिए, ये हम कैलकुलेशन को अपने फायदे के लिए जरा एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो मैनिपुलेशन जो है ना वो ऑफेंसिव नहीं होती है। तो इट इज नाउ ग्लोबली यूज्ड। तीसरा ये है कि ये ग्लोबल है, अब पूरी दुनिया में यूज होता है, और ग्लोबल ना सिर्फ साइंटिफिक के लिए बल्कि ट्रेड सोसाइटी के लिए भी है। तो इस वजह से भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो इसलिए इससे बने हुए हैं, तो बड़ा इकोनॉमिकल भी इसका इम्पैक्ट है और कम्युनिटी को भी इम्पैक्ट है। इट इज नाउ यूज बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी, ये साइंटिफिक कम्युनिटी यूज करती है। अच्छा, इसके बाद वो बताता है कि ये है क्या चीज, यानी ये कैसे डिजाइन किया गया। तो अब हमारे पास ये जो इसका डिजाइन है इस पर डिस्कस करते हैं। इसके डिजाइन को हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें आपके पास द सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड अपॉन 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। ये इसका जो कितने यूनिट्स कितने काइंड ऑफ यूनिट्स में बनाया गया, ये 3 काइंड ऑफ यूनिट्स को इसमें कंसिडर किया। मैंने जो पहले बात की थी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 टाइप की हैं, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज, लेकिन आपके पास अब ये जो है ना सिस्टम इंटरनेशनल 3 काइंड्स पे डिजाइन किया गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी 3 काइंड आप नोट कर लें कि ये 3 काइंड का यूनिट है, इसमें 3 किस्में होती हैं। इसमें 3 काइंड जो है वो इसमें क्या होती हैं, आपके पास है बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेस जो है बेस यूनिट आपके पास आ गया, ड्राइव यूनिट से मतलब ड्राइव क्वांटिटी से ड्राइव यूनिट आ गया, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से सप्लीमेंट्री यूनिट आ गया। अच्छा, इसमें बेस और ड्राइव तो हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया, सिर्फ हम उसका स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे तो हमें वाज़ह हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। सप्लीमेंट्री जो है ये हमने समझने हैं, ये इसमें अब हमें सप्लीमेंट्री पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे लेक्चर के क्योंकि 5-6 मिनट रहते हैं, मैं इसमें इंशाल्लाह इसको समराइज करता हूँ ताकि ये वाला टॉपिक हमारा एटलीस्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले बेस यूनिट है। बेस जो क्वांटिटी थी उसी से बेस यूनिट डिफाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बेस यूनिट है यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल में 7 है। देर आर 7 बेस यूनिट, इसमें 7 का वर्ड याद रखना, ये समटाइम एमसीक्यूज में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपके पास 7 बेस यूनिट्स हैं जो कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होते हैं। अब ये कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज हैं जिनके लिए 7 बेस सिस्टम बनाए गए हैं? एक है आपके पास मास, जो कि पहले भी डिस्कस किया, दूसरा आपके पास टाइम है, इसके बाद 3rd नंबर पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो हीट है, सर्दी है, गर्मी है, देखिए ये आपके रेगुलर एक्सपीरियंसेस है, आपको महसूस होता है गर्मी है या सर्दी है, जस्ट हमने उसको मेजरमेंट बनानी है उसकी कि कैसे मेजर करें कि कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है। टाइम है तो कितना टाइम गुजरा है, मास है तो कितना, यानी कि एक भारी है चीज तो कितनी भारी है। तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक, यानी ये है आपके एक्सपीरियंसेस ही हैं। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो है उस वक्त 1960s में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी वाइडली यूज़ हो रही थी, और इसके लिए फिर जो यानी मतलब कमर्शियली तो उतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, लेकिन यह है कि उसकी बड़ी प्रॉपर मैकेनिज्म बन चुका था कैसे यूज़ होना है, और वैसे उसकी एग्जिस्टेंस को बहुत अरसा हो चुका था, तो उसकी साइंटिफिक रिसर्च लैब्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा थी। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कितनी करंट की कितनी मकदार है, यानी ये एनर्जी की क्वांटिटी है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास की क्वांटिटी आ गई, यानी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, यही जो मैंने आपको कहा था ना, इलेक्ट्रिक करंट एक वाहिद ऐसा यूनिट है जो कि फंडामेंटल नहीं है। ये हमारे पास हमने इधर सिस्टम इंटरनेशनल में रख दिया, लेकिन ये खुद एक फार्मूले से कैलकुलेट होता है। तो ये जो है यहाँ पर आपको अभी आगे जब हम इसको देखेंगे तो ये वाज़ह हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, ये शिद्दत है, ये आपके पास इसका नेक्स्ट यूनिट है। तो ये 5th नंबर पे आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों जरूरत पेश आई आफ्टर दी मास, यानी मास तो डिफाइन हो गया था तो फिर अमाउंट क्यों यूज हुई? हमारी जो यूनिवर्स है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, तो किस चीज के में कितने पार्टिकल्स हैं ये वेरी करते हैं। अगर मास 1 kg है और मटेरियल है आपके पास आयरन, तो उसमें नंबर ऑफ जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। देन आपके पास 1 kg है और आपका मटेरियल है ऑक्सीजन, तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होंगे। तो जिस कितने पार्टिकल से बना हुआ है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी है, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से वो चीज बनी हुई है, ये आपके पास जो है ना वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाती है। तो इसलिए आपको ये अलहदा से मास के अलावा भी ये क्वांटिटी बनानी पड़ी। द नेम्स ऑफ बेस यूनिट फॉर दोस फिजिकल क्वांटिटी ऑल टुगेदर विद सिंबल्स आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 11.1। ये इनके नाम और इनके यूनिट जो है वो आपके टेबल में बताए गए हैं। ये देखिए नाम इसका लेंथ है, क्वांटिटी जो है वो लेंथ है। देखिए मैंने क्वांटिटी कहा था, क्वांटिटी से यूनिट बना मीटर, और मीटर का सिंबल स्मॉल एम रखा गया। अच्छा, इसके बाद मास है, मास जो है उसका यूनिट था हमारे पास किलोग्राम, और उसका जो है वो सिंबल kg रखा गया। अच्छा, किलो ये प्रीफिक्स है, ये डिस्कस होगा आगे कि प्रीफिक्स क्या चीज होती है। ग्राम इसका ये साथ में अब जो है वो यूनिट है, लेकिन अब ये किलोग्राम की फॉर्म में मेजर होता है, यानी ये मेजरमेंट ही इसकी मल्टीपल में होती है, यानी मल्टीप्लायर में हम मेजरमेंट करते हैं। 1000 किलो को कहा जाता है। तो टाइम जो है हमारे पास ये इसका यूनिट सेकंड है और इसका सिंबल स्मॉल एस है। अच्छा, करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर है, और ये हमारे पास है करंट का यूनिट क्योंकि एम्पेयर है। इसमें ये साइंटिस्ट एम्पेयर ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इसका रखा गया है। और जो साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट होते हैं उनका नाम का हमेशा कैपिटल एज अ यूनिट सैंपल यूज होता है, इसीलिए एम्पेयर का ए कैपिटल है। इसके बाद टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ये भी साइंटिस्ट केल्विन ने डिवाइन किया था, तो ये केल्विन की ट्राइब्यूट देने के लिए उसको उसकी एफर्ट्स का जो है अगेंस्ट उसको केल्विन उसका कैपिटल के नाम रखा गया। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसका जो यूनिट है वो मोल है। ये साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने डिटरमाइन किया था, लेकिन इसका नाम इसको क्योंकि यूनिट हमने अलग से नाम दिया तो इसलिए ये साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, तो इसको मोल रखा गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये कैंडीला है, यानी आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया और कहाँ पे साइंटिस्ट का नाम नहीं है, सिर्फ सिंबल के कैपिटल होने से और स्मॉल होने से। कैपिटल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसे लाइट इंटेंसिटी है। अब आपके पास लाइट इंटेंसिटी कैंडीला में मेजर की जाती है। ये क्वांटिटी ऑफ लाइट, यानी स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया सबके कि ये इतनी क्वांटिटी है, इसके मल्टीपल में जितनी भी होगी उसे हम मेजर कर लेंगे। इसका सिंबल CD है। तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर द मेजरमेंट पर्पस डिफरेंट सिचुएशन डिटेल अलॉन्ग विद लिमिटेशन ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज गिवन। इसके बाद बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसकी डिटेल उन इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट की लिमिटेशन बताई गई हैं। ये हमारे पास अमूमन मेजरिंग टेप यूज होती है, वो उसकी इंस्ट्रूमेंट 7 मीटर तक है, वो अमूमन 5, 7, 8 मीटर तक मेजर कर सकती है, और वो सबसे कम जो मेजरमेंट कर सकती है वो 1 सेंटीमीटर की कर सकती है। इसके बाद दूसरा हमें जो क्वांटिटी दी गई है वो मीटर रूल दिया गया है, वो हाफ मीटर रूल और हाफ मीटर रूल है। ये 7 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक मेजर करता है। ठीक है, अमूमन ये 1/3 ऑफ अ मीटर मेजर करता है, यानी ये 30 सेंटीमीटर तक मेजर करता है, और ये 0.1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट होती है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर है, ये भी लेंथ मेजर करता है, ये 7 मिलीमीटर तक मेजर करता है। इसके बाद ये इसकी हाफ, ये मिनिमम 0.01 सेंटीमीटर है, और स्क्रू गेज लास्ट वन है, इसमें आपके पास लेस देन 1 मिलीमीटर पे मेजर कर सकता है, और अबाउट 2 सेंटीमीटर तक ये मैक्सिमम मेजर करता है, और ये इसकी 0.001 सेंटीमीटर मिनिमम मेजरमेंट की कैपेबिलिटीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने बेस यूनिट्स को डिफाइन कर लिया, और इस सिस्टम इंटरनेशनल में भी ये बेस क्वांटिटी डिफाइन हो गया। क्लियर हो गया? जी यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है?